नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर के बारे में जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत है उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर ने अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर के और लगभग मृत्यु तक की सारी जानकारियां प्रदान की हैं और बड़ी तहजीब से उसने इस पुस्तक को लिखा था। देखिए, बाबर एक बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी शासक था। वह इतना अधिक महत्वाकांक्षी था कि उसने एक छोटे से राज्य से लेकर के एक विशाल साम्राज्य तक का सफर तय किया था। बाबर का जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही अधिक कठिनाइयों में गुजरा था। उसने पूरे जीवन कभी भी आराम से जीवन यापन नहीं किया। उसका पूरा जीवन युद्धों में तथा यहाँ से वहाँ भागते हुए व्यतीत हुआ था। बाबर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बाबरनामा को पढ़िए। उस पुस्तक के अंदर विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। तो हम बात करते हैं बाबर के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकारी है उसको हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मध्य एशिया के अंदर एक छोटी सी रियासत थी जिसका नाम था फरगाना। फरगाना का शासक था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की पत्नी कुतलुग निगार बेगम। यहाँ एक जानकारी देना और मैं जरूरी समझता हूँ। जो उमर शेख मिर्जा है यह तैमूर लंग के वंश की 5वीं पीढ़ी से था। कौन सी पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी से था। और जो कुतलुग निगार खान है यह चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से थी। यहाँ तैमूर लंग और चंगेज खान दो नाम मैंने लिखे हैं और दोनों की दोनों बहुत ही अधिक लड़ाका जातियों से संबंधित थे। खून खराबा, मार काट, ये सब इनके लिए बड़ा आम बात थी। तैमूर लंग की तरफ से उसके पिता और जो उसकी माता है कुतलुग निगार, ये चंगेज खान की तरफ से। और इन दोनों ही खूंखार जातियों के मिलन से जन्म हुआ था किसका? बाबर का। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना के अंदिजन नामक स्थान पर बाबर का जन्म हुआ। जब बाबर की आयु महज 11 वर्ष थी तब उसके पिता का निधन हो गया और 1494 ईस्वी में बाबर फरगाना का शासक बन गया। फरगाना का शासक बनने के पश्चात बाबर ने अपने राज्य के विस्तार के बारे में सोचा और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया। समरकंद पर आक्रमण करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था, अगर बाबर समरकंद को जीत लेता है तो उसका जो राज्य है फरगाना वो पश्चिमी ओर से सुरक्षित हो जाएगा। उस पर कोई उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। समरकंद में बाबर का चाचा शासन करता था, लेकिन हुआ यूं, जब बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया तो विद्रोहियों ने फरगाना में विद्रोह कर दिया और उसके हाथ से फरगाना निकल गया। न वो समरकंद को जीत पाया और न ही वो फरगाना को। यहाँ भी निराश और यहाँ भी निराश, दोनों तरफ से निराश होकर के बाबर दर दर की ठोकरें खा रहा था। तब उस समय एक बुढ़िया ने उसको बताया था कि इस प्रकार से अफगानिस्तान और भारत देश हैं, आप उस तरफ जाइए, वहाँ बहुत अधिक धन संपदा है। तब बाबर ने काबुल का रुख किया था। काबुल पर उसने वहाँ की परिस्थितियों का लाभ उठाकर अधिकार किया। काबुल पर अधिकार करने के पश्चात उसने समरकंद को जीता। समरकंद के पश्चात उसने फरगाना को जीता और अपनी सारी स्थिति को सुदृढ़ किया। और स्थिति सुदृढ़ करने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं बाबर की उपाधियों के बारे में। बाबर ने बादशाह और कलंदर ये 2 उपाधियां धारण की थी। बादशाह को बादशाह भी बोल देते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है
कि बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो कौन है? बाबर था। 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। जो उनकी पुश्तैनी उपाधि थी उसको त्याग कर बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, और इसके बाद जितने भी मुगल शासक हुए हैं वो सभी बादशाह ही कहलाए हैं। अगर हम बात करें कलंदर की उपाधि की, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने काबुल में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का वितरित करवाया था, और इस वजह से लोगों ने उसको कलंदर कहना शुरू कर दिया था। तो वहां से कलंदर की उपाधि बाबर के लिए आई। बाबर ने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। बाबर ने एक चांदी का सिक्का शाहरुख, यह सिक्का उसने काबुल विजय के पश्चात काबुल में चलवाया था। ये पूछे कि वे शाहरुख कहाँ चलवाया, तो शाहरुख काबुल में चला था, शाहरुख नामक सिक्का। और दूसरा सिक्का जो उसने चलवाया था शाहरुख के अतिरिक्त, वो चलवाया था कंधार के अंदर। कंधार में उसने बाबरी नामक सिक्का चलवाया था। तो बाबर ने कौन से 2 सिक्के चलवाए हैं? एक शाहरुख और दूसरा बाबरी। शाहरुख कहाँ पे चलवाया? काबुल में। और कंधार में कौन सा चला? बाबरी। ये 2 सिक्के चलवाए। आगे हम बात करते हैं बाबर के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1526 से पहले बाबर 4 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन वह असफल रहा। भारत पर बाबर का पहला सफल आक्रमण 1526 ईस्वी में, इसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी, इन दोनों के मध्य हुआ। इब्राहिम लोधी, इसके बारे में यहाँ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ये पूछे कि भाई लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है, इसको पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत के पहले युद्ध से पहले जिन व्यक्तियों ने बाबर को न्योता दिया था युद्ध करने का, उनमें आलम खां, राणा सांगा और दौलत खां लोधी, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह थी, ये लोग सोचते थे कि बाबर आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा, हम उसकी सहायता करेंगे और बाद में धन लूट के बाबर वापस चला जाएगा और हम यहाँ उस साम्राज्य के ऊपर शासन करेंगे। लेकिन बाबर आया भी, उसने युद्ध भी किया, जीता भी, लेकिन वह वापस नहीं गया और वो यहीं का होकर के रह गया। बाबर के बारे में मैं आपको कुछ और रोचक जानकारी दूं जो उसने बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा में बाबर लिखता है कि बाबर एक बहुत ही अच्छा तैराक था। भारत पर आक्रमण के दौरान उसने कोई भी नदी, भारत में कोई भी नदी नाव में बैठकर पार नहीं की, उसने सभी नदियां तैर के पार की।
गंगा नदी को बाबर ने एक बार सिर्फ और सिर्फ 24 हाथों में पार कर दिया था। बाबर में इतनी ताकत थी कि वह दो हट्टे कट्टे व्यक्तियों को अपनी भुजाओं में दबाकर किले के परकोटे पर सरपट दौड़ के चढ़ जाता था। इतनी ताकत बाबर के अंदर थी। मैं आपको पानीपत के युद्ध के बारे में बताऊं, उससे पहले कुछ जानकारी और ले लेते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। बाबर के पुत्रों का नाम कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं, ये 4 पुत्र थे बाबर के। और बाबर की जो पुत्री थी उसका नाम था गुलबदन बेगम, ये उसकी पुत्री थी। जब बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, उसकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिन 2 व्यक्तियों का था वे उसके तोपची थे। उसके पास उस समय के 2 प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा खां थे। ये पूछ लेता है बाबर के तोपची का नाम बताइए। उस्ताद अली और मुस्तफा खां। जो युद्ध में तोपखाने का नेतृत्व किया था वो उस्ताद अली ने किया था, और जो बंदूकची थे, बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा खां ने किया था। तो ये बाबर के बारे में। अब हम बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। इस युद्ध में बाबर के पास 10,000 सैनिक थे। कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कि उसके पास 12,000 सैनिक थे। कुछ पुस्तकें बताती हैं कि उसके पास 8,000 सैनिक थे। हम बीच वाला जो अमाउंट है 10,000 वो मान लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। ऐसा क्या हुआ होगा कि 1 लाख की सेना ने 10,000 सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए, और 1 लाख सैनिकों का जो युद्ध लगभग 6, 7 या 8 महीने तक चलना था वो मात्र 6 घंटे में ही समाप्त हो गया। आप देख लीजिए, रूस का युद्ध चला हुआ है और इतने सैनिक उनके पास हैं भी नहीं, तब भी कितना लंबा वो युद्ध चल गया। और उस समय तो तलवारों से, बंदूकों का प्रयोग तो पहली बार ही उस युद्ध के अंदर हुआ था। फिर भी मात्र 6 घंटों के अंदर बाबर ने वो युद्ध निपटा दिया था। तो इस युद्ध से भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे निकल करके आते हैं, तो इसकी जानकारी विस्तार से देते हैं। एक तरफ इस युद्ध में बाबर, उसके सामने इब्राहिम लोधी। बाबर के पास सैनिक 10,000, इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख। एक हिंदू राजा था विक्रमजीत, जिसने इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की सहायता की थी। जबकि बाबर के पास उसका पुत्र हुमायूं, महेंदी ख्वाजा, ये बाबर की सहायता करने के लिए थे। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। यह पूछ लेता है भारत में पहली बार तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था, तो वो कौन था? बाबर था। भारत में पहली बार तोपखाना और बंदूक का प्रयोग करने वाला भी बाबर था। भारत में पहली बार तोपखाने और बंदूकों का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध के अंदर ही हुआ था। अब हम समझते हैं वो तुगलुमा युद्ध पद्धति क्या थी, जिसकी सहायता से बाबर ने
इब्राहिम लोधी की 1 लाख की सेना को पराजित कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 अप्रैल को यह युद्ध शुरू हुआ था। 10 अप्रैल को ही बाबर की सेना पानीपत के मैदान में आकर डट गई थी। यमुना नदी के किनारे चलते चलते बाबर पानीपत तक पहुंचा था और पानीपत में ही उसने अपना शिविर लगाया। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की सेना भी पानीपत में आकर के डट गई। दोनों सेनाओं के मध्य लगभग 6 किलोमीटर का फासला था। न तो बाबर की तरफ से आक्रमण किया गया और न ही इब्राहिम लोधी की तरफ से आक्रमण किया गया। दोनों सेनाएं आमने सामने आकर के डट गई थी। इस समय का बाबर ने भरपूर लाभ उठाया। बाबर ने क्या किया, आसपास के गांव से जाकर के लगभग 500-600 के करीब बैलगाड़ियां मंगवा ली। बैलगाड़ियां इकट्ठा करके उसने 2-2 बैलगाड़ियों को चमड़े के रस्से के साथ बांधकर एक मजबूत मोर्चा तैयार कर लिया और उन बैलगाड़ियों को इस प्रकार से खड़ा कर दिया गया। 2-2 बैलगाड़ियों को बांध के इस प्रकार से खड़ा कर दिया। उनके बीच से इतना गैप रख दिया गया कि 50 से 100 सैनिक सरपट दौड़कर बाहर की तरफ निकल जाएं। उसने फिर क्या किया, इन बैलगाड़ियों के सामने एक गहरी खाई खुदवा दी और इस खाई को घास फूस तथा लकड़ियों से ढक के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। सामने इब्राहिम लोधी की सेना थी। इब्राहिम लोधी के 1 लाख सैनिक थे और उसके जो सैनिक परंपरागत तरीके से अस्त व्यस्त थे। जैसा कि भारत का ट्रेडिशनल वे था युद्ध करने का, उसी प्रकार से युद्ध करने के लिए वो लोग तैयार थे। बाबर ने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया। मध्य भाग, मिडिल वाला, दायां पक्ष, बायां पक्ष और एक अग्रिम पंक्ति। अग्रिम पंक्ति। इसके अतिरिक्त उसने लगभग 2000 अपने जो स्पेशल सैनिक थे, जो सबसे बहादुर और सबसे फुर्तीले सैनिक थे, उनको यहां रिजर्व रख लिया कि अगर कोई भी पक्ष कमजोर पड़ता है तो ये सैनिक तुरंत भाग करके उस पक्ष की सहायता करेंगे। मध्य भाग की कमान स्वयं बाबर ने संभाली थी। दाईं तरफ उसका बेटा हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा, दाईं तरफ हुमायूं और मेहंदी ख्वाजा थे और बाईं तरफ भी बाबर का एक विश्वसनीय सिपा सालार था। अग्रिम पंक्ति का कार्य था कि वह तोपों से आगे जाकर के धनुष बाण से सैनिकों पर हमला करेंगे और तोपों की रक्षा करेंगे। अब बात आती है 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल की रात बाबर के लगभग 1500 सैनिक इब्राहिम लोधी के खेमे में जाते हैं और वहां जाकर के उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। थोड़ा बहुत आक्रमण करके वो वापस भाग जाते हैं। 21 अप्रैल सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे इब्राहिम लोधी की तरफ से आक्रमण होता है और उसने परंपरागत तरीके से आक्रमण किया। हमारी सेनाएं कैसे आक्रमण करती थी, सबसे आगे चलते थे हाथी। हाथी सबसे आगे चलेंगे, उनके ऊपर बैठेंगे तीरंदाज। हाथी सेना को रोंदते हुए आगे बढ़ेंगे, तीरंदाज तीर कमान से सैनिकों को मारेंगे। ठीक है, हाथियों के पीछे चलेगी पैदल सेना। अब 1 लाख सेना एकदम से आगे बढ़ रही है और कोई भी युद्ध हो वो चुपचाप नहीं लड़ा जाता, उसमें बड़ा शोर शराबा होता है, नारे लगाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, इस प्रकार के नारे लगाते हैं। तो उसी प्रकार से ये लोग भी नारे लगाते हुए पूरे शोर शराबे के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे ही हाथी यहां तक आते हैं तो हाथी एक बड़ा समझदार जानवर होता है, उसको पता चल गया कि खतरा है, खाइयां खुदी हुई हैं। तो हाथी खिटक गए और हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
इसी समय हुमायूं का दाया पक्ष दाईं ओर से आगे बढ़ गया और बाईं तरफ से भी बाबर के सैनिक आगे बढ़ गए और यहां उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने तोपों और बंदूकों से हमला बोल दिया। अब भारत के सैनिकों ने पहली बार ऐसे धमाके सुने थे और हाथियों ने भी पहली बार ही ऐसे धमाके सुने थे, तो ये सब देख करके वो लोग विचलित हो गए और हाथियों ने और सेना ने वापस मुड़ना शुरू कर दिया। अब पीछे वाले सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे वाले पीछे जा रहे हैं, तो ऐसे समय क्या हुआ कि सेना के अंदर भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी के बहुत सारे सैनिक तो उसी भगदड़ में मर गए, सेना खत्म हो गई। और लगभग 12 बजे दोपहर 12 बजे इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मृत पाया गया और बाबर को विजेता घोषित कर दिया गया। यह युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा में प्रस्थान करने के लिए कहा, जबकि मेहंदी ख्वाजा और जो उसके अन्य सिपह सालार थे वो दिल्ली में गए। बाबर कुछ दिन पानीपत में ही रुका। उसने वहां आसपास के जो अमीर लोग थे, अमीर मतलब उस समय अमीर एक उपाधि होती थी, जो बड़े बड़े लोग थे उनको बुलाया, उनको एक शाही भोज दिया और उन्हें सोने के सिक्के गिफ्ट के तौर पर प्रदान किए। आगरा जाकर के हुमायूं ने इब्राहिम लोदी के खजाने पर अपना अधिकार कर लिया और उसी खजाने में से इसको हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिला था। उस समय कोहिनूर हीरे का वजन 330 रत्ती था। मेहंदी ख्वाजा ने दिल्ली जाकर के दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर बाबर दिल्ली पहुंचता है, वहां जाकर के हुमायूं भी आ जाता है, उसकी हुमायूं से भेंट होती है और हुमायूं उसको हीरा गिफ्ट के तौर पर देता है। इस प्रकार से बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में विजय प्राप्त की। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने 3 युद्ध और लड़े। यहां एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे बड़ी आसानी से आप तीनों युद्धों को याद कर सकते हैं। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, खान चंद घाघरा, ठीक है। खान से खानवा का युद्ध, चंद से चंदेरी का युद्ध और घाघरा से घाघरा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध है ये हुआ 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा, किस किस के बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय ने बाबर की सहायता की थी, ठीक है, जिस वजह से अगले ही साल बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध जीता, राणा सांगा को पराजित कर दिया। फिर उसके अगले साल 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद फिर 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित कर दिया। खानवा, चंद से चंदेरी और घाघरा से घाघरा, तीनों युद्धों में बाबर ने विजय प्राप्त की। अब बात करते हैं बाबर की मृत्यु। 1530 ईस्वी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को काबुल में दफनाया गया। आपसे पूछ लेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हम क्या बताएंगे? काबुल में स्थित है, काबुल में दफनाया गया बाबर को।
तो ये था बाबर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।